हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर, जहां आप पढ़ते हैं 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एब्सोल्युटली फॉर फ्री। तो चलिए आज हम आपको लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक क्लास 11th। तो चलिए शुरू करते हैं 11th 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 11th फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। हमारे पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में, जहां आप पढ़ते हैं 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एब्सोल्युटली फॉर फ्री। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धमाकेदार सीरीज, जिसमें हम आपको कराएंगे 11th फिजिक्स के प्रथम 5 अध्यायों के सारे इम्पोर्टेंट MCQs, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और वार्षिक से तो भैया हैं ही। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन बैंक के हम पहले चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है। ऑप्शन 4 है हमारे पास, चाल, आवेश, बल और ताप। आप जानते हो कि 7 मूल राशियां होती हैं। इनमें से चाल भी व्युत्पन्न है, आवेश व्युत्पन्न है, बल भी व्युत्पन्न है। मूल राशि सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? ताप। मूल राशि सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? ताप। जिसकी एसआई मात्रक क्या होती है? जिसके एसआई मात्रक होता है केल्विन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न मात्रक है। तो ये आप जानते हो, व्युत्पन्न किलोग्राम, न्यूटन, मीटर और कैंडला। इनमें से देखो आपकी कैंडला ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक, मीटर लंबाई का एसआई मात्रक और किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। जबकि न्यूटन बल का है और बल एक कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। तो न्यूटन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? ये 7 मूल मात्रक होते हैं, जिनमें से लीटर मूल मात्रक नहीं है। लीटर की जगह मीटर क्यूब आए। क्या है? मीटर क्यूब। और ये मूल मात्रक तो होगा नहीं, व्युत्पन्न मात्रक होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि 0.0014 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। अब देखें, संख्याएं दी गई हैं हमें, इनमें सार्थक अंकों का योग। सबसे शानदार तरीका क्या है? हम देखें कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके दशमलव के पीछे सबसे कम अंक हों। तो आप देख रहे होंगे दूसरे नंबर की संख्या 227.2। इसके पीछे दशमलव, इस संख्या में दशमलव के पीछे सिर्फ एक नंबर है। तो आंसर में भी दशमलव के पीछे सिर्फ एक अंक होगा और सी आंसर हमारा हो जाएगा। अब विमीय रूप से सही संबंध आपको किस में दिख रहा है? तो आप जानते हो के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? विमीय सूत्र क्या होता है? mL²T-2। और इन राशियों में मुझे सिर्फ एक ऐसी दिख रही है mv², जिसका विमीय सूत्र भी यही होगा, mL²T-2। मतलब कि जो सही संबंध है वो सिर्फ डी बतला रहा है, दा बतला रहा है। के जो होगा वो समानुपाती होगा mv² के। किसके होगा? mv² के, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर mL²T-2 बना रही हैं। हम देखें यदि कि संवेग लंबाई L, यदि संवेग p, लंबाई l और समय t को मूल राशियां माने, तो हमारी ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होने वाला है? आप जानते हो कि p जो है, संवेग p बराबर क्या होता है? m इंटू भी। यदि p बराबर हमारा, इसको थोड़ा सा रफ कर दें, यदि हम p बराबर देखें तो p बराबर क्या होता है? p बराबर होता है m इंटू भी। P बराबर m इंटू भी। और m का मात्रक क्या होता है? m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है m। और v क्या है? वेग का विमीय सूत्र होता है LT-1। तो भाई p का विमीय सूत्र LT-1 हो गया। अब इसको हमें ऊर्जा में बनाना है, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? mL²T-2। तो हमें भैया एक LT-1 और चाहिए। तो P में यदि हम LT-1 और जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? ऊर्जा का विमीय सूत्र बन जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया, आंसर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं P, Q और R ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके सूत्र भिन्न हैं। तो भैया इनमें कभी योग नहीं हो सकता, योग नहीं हो सकता। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक राशियों को निम्न के जोड़े में से
किसके विमीय सूत्र समान नहीं हैं? पहला देखें, यदि हम कार्य और बल आघूर्ण इन दोनों के विमीय सूत्र ml² t-2 होते हैं, बिल्कुल समान है। दूसरा देखें हम कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, इनके विमीय सूत्र ml² t-1 होते हैं, ये भी सही है। यहाँ ये तनाव और पृष्ठ तनाव, तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है? ml-1 t-2 वहीं आप पृष्ठ तनाव का देखें तो इसमें तो t-2 होता है, l तो आता ही नहीं है, मतलब कि इन दोनों के विमीय सूत्र समान नहीं है। इसका मतलब है कि C जो है वो हमारा सा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आवेग और रेखीय संवेग के विमीय सूत्र ml-1 होते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखें हम रिक्त स्थान, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितने सेंटीमीटर क्यूब? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को पहले तो हमें बनाना होगा मीटर में, तो मीटर में बनाएंगे तो 10⁻⁻² आ जाएगा, और घन है तो इस पर 3 की पावर आ जाएगी, मतलब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गाड़ी 18 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 1 सेकंड में कितने मीटर? किलोमीटर पर घंटा है। यदि हमें इसे मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करना है तो आप जानते हो क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा 5/18। कितना करना पड़ेगा? 5/18। 18 से 18 गए तो ये आ जाएगा कितना? 5 सेकंड। कितना आ जाएगा? ये हमारा 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 1 सेकंड में कितना चलेगी? तो 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगी। 5 मीटर पर सेकंड आया। किलोमीटर पर आवर्स को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना था। 5 मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर कितने सेकंड में चली? 5 सेकंड में चली। कितने सेकंड में चली? 5 सेकंड। अब बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होता है भैया बल का विमीय सूत्र? हमें हमेशा याद रखना है ml-2। क्या होता है? ml-2। और बल यदि ऊर्जा का पूछें तो ml² t-2। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 10⁻³ और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं भैया 1 मीटर में कितने? 100। लेकिन यदि बात करें स्क्वायर है तो 100 की जगह हो जाएंगे 10,000। 100 मतलब 10 पे 2 की घात और उसका स्क्वायर है 100, मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 पे 2 की घात। लेकिन हम देखें उसका स्क्वायर है तो जो आ जाएगा 10 पे 4 की घात। 10 पे 3 + 4 मतलब 10 पे 7 की घात जो होगा हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नैनोमीटर ना से नैनो ना से नो मतलब 10⁻⁻⁹ 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर। अब देखें हम आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? तो हम जानते हैं धारा I बराबर क्या होता है? Q/T। तो यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा? I × T। अब I मतलब धारा, धारा का विमीय सूत्र E और T समय है, समय का क्या होता है? T। तो आवेश का विमीय सूत्र आ जाएगा AT। क्या आ जाएगा? AT। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर। सभी शून्येतर सार्थक अंक होते हैं भैया, बिल्कुल सही बात है। सार्थक अंकों की संख्या निर्धारित करने से दशमलव कहाँ लगाना भैया? दशमलव तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये बिल्कुल सही आंसर है। किसी मापन के विभिन्न मात्रकों में परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती। मापन से कोई मीटर सेंटीमीटर कुछ भी लगा हो, जो हमारे सार्थक अंक हैं वो वही रहेंगे। विमीय संगति किसी समीकरण के सही होने की गारंटी है? बिल्कुल नहीं है भैया। यदि 2 से ज़्यादा राशियों के विमीय सूत्र भी समान होते हैं तो ये बिल्कुल गारंटी नहीं लेती है। चौथा हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अब कैंडेला किस राशि का मात्रक है? तो आप जानते हो कैंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाता है। स्टेरेडियन किस राशि का मात्रक है? तो हमने देखा 2 अलग से राशियां होती हैं, रेडियन स्टेरेडियन, जिनमें से जो रेडियन होता है वह किसका मात्रक होता है? कोण का। और स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है? स्टेरेडियन होता है घन कोण का। किसका होता है? घन कोण का। अब मोल किस राशि का मात्रक है? तो भैया आप जानते हो मोल जो होता है वो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। अब हम देखें बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रकों के रूप में लिखिए। तो भैया आप मूल मात्रक बल बराबर क्या होता है? बल F बराबर क्या होता है? ma। बल F बराबर क्या होता है? बल F बराबर होता है ma। अब यदि m देखें तो मास क्या होता है? kg। और a त्वरण है, त्वरण क्या होता है? ms - 2।
तो बल के जो हमारे मूल मात्रक हैं ये हो जाएंगे kgms-2। अब हम देखें एम्पियर तथा न्यूटन में से जो मूल मात्रक है वो कौन है भैया? एम्पियर। धारा का मात्रक है तो एम्पियर मूल है, जबकि न्यूटन जो है तो न्यूटन के तो kgms-2 बन रहा है, तो ये तो मूल मात्रक हमारा नहीं होगा। अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर सरल रेखा में गति के हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर विचार करते हैं। स्थिति समय ग्राफ का ढाल हमें क्या प्रदर्शित करता है? तो स्थिति समय ग्राफ का ढाल जो होता है, स्लोप जो होता है, वो हमें स्थिति समय ग्राफ समय के साथ यदि स्थिति बढ़ रही हो तो वो क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। अब देखें हम कि स्थिति समय ग्राफ में समय अक्ष के समांतर जो ढाल है, मतलब ये क्या है? समय जो हम एक्स अक्ष पर रखते हैं, स्थिति हम वाई अक्ष पर रखते हैं। तो यदि समय के समांतर कोई चीज़ है, मतलब समय में परिवर्तन हो रहा है लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वस्तु कैसी है? स्थिर है। वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? तो वेग समय ग्राफ में समय अक्ष से घेरा गया जो क्षेत्रफल होता है, जो समय अक्ष पर घेरा गया ये जो क्षेत्रफल है, ये हमें क्या प्रदर्शित करता है? दूरी प्रदर्शित करता है। एक लिफ्ट 8वीं मंजिल से नीचे आ रही है तथा चौथी मंजिल पर पहुंचने वाली है। यदि भूतल को मूल बिंदु तथा ऊपर की ओर धनात्मक दिशा में दें, अब देखिए ऊपर की ओर हमारा वेग कैसा होगा? धनात्मक, लेकिन लिफ्ट तो 8वीं से चौथी पर आ रही, मतलब ऊपर से नीचे आ रही, मतलब कि हमारा वेग ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग ऋणात्मक हो जाएगा। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत हो। अब देखिए वेग समय ग्राफ है, ये वी है और ये टी है, तो यदि समय अक्ष के लंबवत बोल रहा है, समय अक्ष के लंबवत मतलब ऐसा। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि समय वही है और वेग में परिवर्तन हो रहा है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि समय स्थिर रहे और वेग में परिवर्तन हो जाए, तो ये कभी नहीं होगा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यदि आप देखो चाल, तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, हमेशा से पढ़ते आ रहे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी का मीटर और समय का सेकेंड। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम एक समान चाल बोलते हैं, या इसे हम नियत चाल या समान चाल, एक समान चाल या नियत चाल कहते हैं। चलिए, वेग प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और प्रवणता क्या कहलाती है? जिसके नीचे क्या आ जाए? जिसके नीचे लंबाई आ जाए। जैसे दर का मतलब होता है किसी भी राशि के नीचे समय का आना, ऐसे ही प्रवणता का मतलब होता है किसी भी राशि के नीचे दूरी का आ जाना। तो मीटर से मीटर कैंसिल, मतलब कि सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड इनवर्स आपका सही आंसर हो जाएगा। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी ही तो विस्थापन कहलाती। ये तो इन्होंने विस्थापन की परिभाषा ही दे दी। समय के सापेक्ष वेग में वृद्धि को क्या कहते हैं? यदि समय के सापेक्ष वेग में वृद्धि हो रही है तो इसे हम त्वरण एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग क्या में अनुपात क्या होता है भैया? ताक्षणिक चाल या वेग क्या कहलाता है? किसी पर्टिकुलर निश्चित समय पर किसी वस्तु का जो वेग है वही क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग। तो निश्चित समय पर ताक्षणिक वेग और जो ताक्षणिक चाल है वो समान होती है, तो उनका अनुपात जो होगा वो 1 होगा। बिल्कुल सत्य आंसर है। क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान बिल्कुल 0 ही होता है, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है। यदि त्वरण का चिन्ह ऋणात्मक है तो वस्तु कम चाल से चल रही है, ये आवश्यक नहीं है। यदि त्वरण का चिन्ह जो है वो ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उसकी चाल कम हो रही हो। यदि ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि चाल बढ़ रही हो लेकिन विपरीत दिशा में बढ़ रही हो। तो ये जो है ये गलत आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चौथा। यदि किसी क्षण पर वस्तु का वेग 0 है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका त्वरण भी 0 हो। यदि किसी क्षण वस्तु का वेग 0 है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका त्वरण भी 0 हो। बिल्कुल ये सही है कि वेग 0 होने पर त्वरण 0 हो, ये आवश्यक नहीं है। ऐसा कब होता? मान के चलो आपने एक कोई वस्तु है जिसको आपने ऊपर की तरफ फेंका। अब ऊपर जब फेंका तो जब वो उच्चतम ऊंचाई पर होगी तो वहाँ पर आप जानते हो कि आपका जो वेग है वो 0 हो जाता है, लेकिन जो त्वरण है वो पृथ्वी के त्वरण के बराबर मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस पॉइंट पर होता है। तो बिल्कुल वेग 0 हो, ये वहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि त्वरण 0 हो।
विराम या गति अवस्था सदैव सापेक्ष होती है। विराम या गति अवस्था जो होती है वो हमेशा सापेक्ष होती है। क्या हमेशा सापेक्ष होगी विराम अवस्था और गति अवस्था? बिल्कुल होती है, सापेक्ष होती है। वेग परिवर्तन की दौर को त्वरण कहते हैं, परिभाषा ही है, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। विराम और गति अवस्था सापेक्ष नहीं होती है भैया, ये असत्य आंसर हो जाएगा हमारा। वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर विस्थापन शून्य होता है, बिल्कुल होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल नहीं, त्वरण को प्रदर्शित नहीं करता। ये किसे? ये विस्थापन को प्रदर्शित करता है। किसे? विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई तक ले जाने में लगा समय और वापस आने में लगा समय बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता भैया, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। ऊपर की ओर जाने पर त्वरण का मान कम होता है और नीचे आने पर त्वरण बढ़ता है। किसी वस्तु को गतिशील कब कहते हैं? जब किसी वस्तु को गतिशील कब कहेंगे? जब समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में क्या हो रहा हो? परिवर्तन। समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में क्या हो रहा हो? स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो। स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? गतिशील। और स्थिर कब कहेंगे? जब समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन ना हो तो भैया उसे हम स्थिर कह देंगे। नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण कितना होता है? शून्य होता है। त्वरण है ही क्या? वेग में परिवर्तन की दर। और यदि वेग नियत है तो त्वरण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। त्वरण ऋणात्मक होने स्थिति समय ग्राफ कैसा प्रदर्शित होता है? तो आप स्थिति समय ग्राफ की बात हो रही है, स्थिति y अक्ष पर और समय ये, तो त्वरण कैसा हो रहा है? ऋणात्मक। तो यदि त्वरण ऋणात्मक होता तो ये कैसा बनेगा? ये पैराबोला बनेगा। पैराबोला का अर्थ है परवलय बनेगा। कैसा बनेगा? परवलय। वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर विस्थापन, ये होगा वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर विस्थापन कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। क्योंकि विस्थापन क्या है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। और वृत्तीय गति में तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होते हैं। बीटी समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है? अभी हमने चर्चा की, विस्थापन। क्या व्यक्त करता है? विस्थापन व्यक्त करता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से उत्तर की ओर आ रही ट्रेन में बैठे यात्री को स्टेशन पर खड़े व्यक्ति का वेग कितना प्रदर्शित होगा? 60 किलोमीटर पर घंटा। कितना? 60 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन यदि हम देखें कि 60 किलोमीटर पर घंटा से उत्तर की ओर दक्षिण में बैठा मतलब ट्रेन में ही यदि बैठे हैं तो उनके सहयोगी को 0 वेग प्रदर्शित होगा। एक उदाहरण लिखिए। जब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अशून्य हो परंतु विस्थापन शून्य हो। ये वृत्तीय गति देख लो। कौन सी गति? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में जो दूरी होती है वो दूरी, देखो दूरी चले गए मार्ग की लंबाई है, लेकिन विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है। तो वृत्तीय गति जो होगी उसमें क्या होगा कि जो दूरी तो है वो अशून्य होगी लेकिन विस्थापन शून्य होगा। चलिए अब थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन चालू कर दें हम कि निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह क्या है? सदिश राशियाँ दाब अदिश राशि, क्षेत्रफल अदिश राशि, और यहाँ यदि देखें जड़त्व आघूर्ण, बड़ाघूर्ण, विस्थापन, ये तो भैया सारी सदिश राशियाँ हैं। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि किन्हीं दो सदिशों के परिणामी का परिणाम दोनों के परिणाम के योग के बराबर है, ऐसा कब होगा? जब दोनों एक ही दिशा में होंगे, मतलब उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। घड़ी की सुइयों का कोणीय वेग कितना होता है? π/30 रेडियन पर सेकंड होता है घड़ी की सुइयों का कोणीय वेग। उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है। यदि 4 गुनी आपको करनी है दूरी तो आपको 45 डिग्री के कोण से उसको फेंकना होगा। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप का कोण कितना होना चाहिए? महत्तम ऊंचाई प्राप्त करनी है तो ऊर्ध्वाधर फेंकना होगा। ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को कैसा फेंकना चाहिए? ऊर्ध्वाधर। कैसा फेंकना चाहिए? ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। वृत्तीय मोड़ पर सड़क अंदर की ओर हम यदि देखें, किस ओर? अंदर की ओर ऊंची बनाई जाती है। ये तो आपने 4 लाइन वगैरह पर भी देखा होगा। क्यों बनाई जाती है? ताकि वो उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान हो सके। प्रक्षेप कोण ए और 90-a के लिए प्रक्षेप का क्या समान रहता है? परास। फेंकने की दूरी मतलब कि परास जो होती है वो समान होती है किसके लिए? कोण थीटा के लिए और 90 - थीटा के लिए।
कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है। क्या होता है? रेडियन पर सेकंड हमारा कोणीय वेग का मात्रक होता है। प्रक्षेप गति में कौन सा वेग नियत रहता है? तो हम देखते हैं कि दो जो घटक होते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो जो क्षैतिज घटक होता है, क्षैतिज वाला घटक जो होता है, क्षैतिज घटक का वेग नियत रहता है, ऊर्ध्वाधर घटक का वेग कम ज़्यादा होता है। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप का कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। एक सदिश राशि वह राशि है जिसका परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं, वो सदिश राशि होती है। एक समान वृत्तीय गति में खालिस्तान की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्रीय बल, कौन से बल की दिशा? अभिकेंद्रीय बल जो होता है उसकी दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का वेग और त्वरण लंबवत होते हैं। बिल्कुल सबसे ऊपर वाले बिंदु पर प्रक्षेप के वेग की दिशा आगे होगी लेकिन त्वरण की दिशा नीचे होगी, मतलब ये एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का त्वरण उसके वेग के सदैव लंबवत होता है, हमेशा नहीं होता, सबसे ऊपर की दिशा में होता है। दूसरा गलत आंसर हो जाएगा। सदिशों का योग क्रमरिमेय नियम का पालन करता नहीं करता है तो गलत हो जाएगा, करता है भैया। सदिशों के योग में भी a+b जो होता है वो बराबर होता है b+a के, यही है क्रमरिमेय का नियम, और इसका योग सदिश के नियम भी करते हैं। किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है? जी नहीं। जो आप साइन थीटा घटक देखते हैं वो कैसा होता है? सदिश। जबकि कॉस थीटा घटक कैसा होता है? अदिश। तो हर घटक जो है वो अदिश नहीं होता, साइन थीटा घटक जो होता है वो सदिश होता है। उन तीन सदिशों का योग जो एक समतल में कभी नहीं है, कभी भी शून्य सदिश नहीं होता है। बिल्कुल सही है, एक समतल में नहीं है तो कभी भी शून्य घटक उनका योग नहीं हो पाएगा। चलिए 4th चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हम चालू करते हैं। एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कि परिणामी बल शून्य होगा। बिल्कुल, एक समान वेग से तो परिणामी बल तो शून्य होगा, और एक समान वेग से है तो त्वरण भी नहीं होगा, मतलब दोनों कथन ही सत्य हो जाएंगे। संवेग परिवर्तन की दर वेग किसके बराबर होती? बल के बराबर होती। कहाँ गया? सी। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु के जड़त्व का कारण एकमात्र चीज है और वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है वो एकमात्र कारक होता है जड़त्व का, जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व। रॉकेट नोदन का सिद्धांत संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। लिफ्ट के अचानक टूट जाने से उसमें खड़ा व्यक्ति स्वयं को भारहीनता महसूस करता है, उसका ऐसा लगता है जैसे उसका कोई भी भार ना हो। किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप है। अभी देखा हमने, सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। प्रकृति में बल सदैव युग्मों में होते हैं, युग्म में एक बल कभी नहीं होता। एक बल दूसरी चीज पर लगेगा तो उसके द्वारा पहली चीज पर बल लगाया जाएगा। बल हमेशा किस में होते हैं? युग्मों में होते हैं। यदि किसी निकाय पर कोई वह बल ना लगाया जाए तो उसका वेग हमेशा नियत रहेगा, उसके वेग में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से क्या होगा? संवेग p बराबर क्या होता है? mv, मतलब संवेग द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तो भारी वस्तु का संवेग कैसा होगा? अधिक हो जाएगा, भारी वस्तु का संवेग अधिक हो जाएगा। न्यूटन के गति के किस नियम से जड़त्व का नियम कहते हैं? पहला ही नियम, फर्स्ट लॉ जो है वो किसका नियम है? वो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व का नियम है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। F बराबर क्या होता है? F बराबर ma, m द्रव्यमान है, ये त्वरण है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है? भैया समानुपाती होता है, समानुपाती। जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व, जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व। पानी में तैरती हुई m द्रव्यमान के एक कॉर्क पर नेट बल कितना होगा? भैया यदि वो तैर रहा है तो उस पर नेट बल तो शून्य होगा, तभी तो वो तैर पा रहा है। ऊपर की ओर जितना बल उतना नीचे की ओर, तो फिर वो तैरेगा। वर्षा की बूंद नियत वेग से गिर रही है तो नेट, यदि वेग नियत है तो बल क्या होगा? बल नियत होगा। बल क्या होगा? बल नियत होगा भैया। बल कैसा हो जाएगा? बल नियत हो जाएगा। लंबी कूद में खिलाड़ी कुछ दूरी से दौड़ कर आते हैं ताकि अधिक दूरी प्राप्त कर सकें। ये भैया
प्रथम नियम का पालन करते हैं। प्रथम नियम मतलब जड़त्व का नियम, जड़त्व के नियम का पालन करते हैं। दूर से दौड़ कर आते हैं ताकि वो हमेशा गतिशील दिशा में गतिशील ही बने रहें और उनकी बॉडी ज़्यादा उछल पाए। तो ये जड़त्व के नियम या न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। एक पिंड एक समान वेग से चल रहा है, क्या उसके वेग को नियत रहने की बल की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बल नहीं लगाएंगे तो वो नियत वेग से हमेशा चलता रहेगा। समतल सड़क पर वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? घर्षण। घर्षण के कारण ही अभिकेंद्रीय बल उसको प्रदान होता है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 कार्य ऊर्जा तथा शक्ति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य कब शून्य होगा? जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो जाएं तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है भैया? कार्य का एसआई मात्रक तो जूल होता है और यही ऊर्जा का एसआई मात्रक भी है। निम्नलिखित में से स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? कसी हुई स्प्रिंग। स्प्रिंग किसका उदाहरण होती है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। किसी वस्तु पर किया गया ऋणात्मक कार्य होगा जब बल और विस्थापन की दिशा कैसी हो जाए? विपरीत। यदि बल विस्थापन की दिशा विपरीत होगी तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। 50 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है जिसकी वो 2 मीटर चलने लगता है, तो भाई आप जानते हो कार्य वर्क डन बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। बल कितना लग रहा है? 50। विस्थापन कितना है? 2, तो 50 गुणित 2 100 जूल का कार्य हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की चाल दुगनी कर दिया जाए और द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा आप जानते हो कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। द्रव्यमान आधा कर दिया और वेग जो है वेग कितना कर दिया? वेग को क्या कर दिया है? वेग को दुगना कर दिया है। तो आप देखें कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? m को आधा कर दिया, वेग को दुगना कर दिया, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, मतलब कि 2 गुना हो जाएगा आपका। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। कार्य तभी होता है जब बल अपनी ही दिशा में विस्थापन उत्पन्न करे। क्या उत्पन्न कर दे? विस्थापन या विक्षेप भी हम उसको बोल सकते हैं। गतिज ऊर्जा वस्तु के चाल या वेग के वर्ग पर, गतिज ऊर्जा एक क्या होती है? अभी देखा हमने 1/2 mv², मतलब वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसके किसमें परिवर्तन के बराबर होता है? उसकी स्थिति में परिवर्तन के बराबर होता है। उस पर लगाए गए बल, या हम बोल सकते हैं कार्य जो होता है बल और विस्थापन के गुणा के बराबर होता है, स्थिति में परिवर्तन के बराबर होता है। अब किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी वस्तु की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी वो 2 चीज़ों पर निर्भर करेगी। mgh, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? mg और h। m क्या है? द्रव्यमान, और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है? ऊंचाई। तो मेन जो होंगे पॉइंट वो होंगे द्रव्यमान और ऊंचाई पर निर्भर करेगी। संघट्ट के दौरान आपका संवेग, संघट्ट तो संवेग संरक्षण के नियम में ही आता है, तो ये संवेग जो होगा वो हमेशा संरक्षित रहेगा। कार्य धनात्मक होने की शर्त क्या है? कि बल की दिशा में ही क्या हो रहा हो? विस्थापन। और कार्य के धनात्मक होने की शर्त, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, बल की दिशा में ही क्या हो रहा है? विस्थापन। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। और विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र ml² t-2। द्रव्यमान m की किसी वस्तु को h ऊंचाई से उठाने पर स्थितिज ऊर्जा, अभी देखा हमने कितनी होती है स्थितिज ऊर्जा? mgh। खिंची हुई स्प्रिंग के लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 kx², जहाँ k क्या है? k हमारा है स्प्रिंग कांस्टेंट और x क्या है? स्प्रिंग का खिंचाव, कितनी दूरी तक स्प्रिंग खिंची है। गुरुत्व बल द्वारा किसी स्थिति में ऋणात्मक कार्य कब किया जाएगा? जब हम उसको ऊपर की ओर उठाएंगे। जब हम वस्तु को ऊपर की ओर उठाएंगे तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs। यकीन मानिए इन 5 चैप्टर, ये जो हमने MCQ किए हैं इनके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। तो इनको बहुत अच्छे से रट लो, समझ लो और एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देख लेना। धन्यवाद।